नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो नया सवेरा। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया के हाल, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी को किस तरह से देश कर रहा है याद करेंगे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किए गए कार्यों को भी, साथ ही साथ दुनिया में किस तरह से है क्रिसमस की धूम, होगी उस पर भी बात। राजधानी में होने वाले चुनाव को लेकर के किस तरह से तमाम दल कस चुके हैं कसर, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अटल जन्म शती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का करेंगे शिलान्यास। अटल जी पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी करेंगे जारी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज मनाया जा रहा है सुशासन दिवस। प्रशासन गांव की ओर थीम के साथ मनाया जा रहा है सुशासन दिवस। देश भर में होंगे कई कार्यक्रम। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 26 उम्मीदवारों की दूसरी सूची की जारी। जदयू ने कहा एनडीए मिलकर लड़ेगी दिल्ली का चुनाव। देश के उत्तरी हिस्से में बूंदाबांदी से तापमान में भारी गिरावट। कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी के चलते शीतलहर का अलर्ट। आज भी बूंदाबांदी और बारिश की संभावना। देश और दुनिया भर में क्रिसमस की धूम। वेटिकन के साथ साथ चर्च में विशेष प्रार्थना का आयोजन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने दी शुभकामनाएं। और आइए नया सवेरा की करते हैं शुरुआत। जी हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खजुराहो में केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है और इससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय नदी जोड़ो योजना के तहत पहली परियोजना का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को केन बेतवा लिंक परियोजना का करेंगे शिलान्यास। केन बेतवा लिंक परियोजना से पूरे बुंदेलखंड में होगा चहुमुखी विकास। केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड में कई मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर खजुराहो सजकर तैयार है। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की अब तक की सबसे बड़ी सूखे की समस्या के समाधान के लिए खजुराहो पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर देश के पहले नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना के तहत केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत दौधन ग्राम में बांध का निर्माण कर केन नदी के जल को 221 किलोमीटर लंबी लिंक कैनाल के द्वारा मार्ग में दोनों ओर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराते हुए अधिशेष जल को बेतवा नदी में छोड़ा जाएगा। परियोजना से मध्य प्रदेश के कुल 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। परियोजना से मध्य प्रदेश की 44 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा प्राप्त होगी और 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सोलर विद्युत का उत्पादन भी होगा। जहां इन नदियों को आपस में जोड़े जाने की योजना के माध्यम से पेयजल की सुविधा उपलब्ध प्राप्त होगी, वहीं सिंचाई का रकबा भी बढ़ेगा, रोजगार के अवसरों का सृजन होगा, पर्यटन केंद्रों का भी विस्तार होगा। लगभग 44,605 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत की सरकार ने बजट का प्रावधान किया है। इसमें उत्तर प्रदेश के 4 जिले हैं, बाकी मध्य प्रदेश के हैं। इस परियोजना के पूरा होने के बाद बुंदेलखंड के किसानों और अन्य लोगों को लगता है कि इससे न सिर्फ पलायन रुकेगा बल्कि बाढ़ जैसी आपदा से भी राहत मिलेगी, साथ ही खेती किसानी की क्षमता भी बढ़ेगी। जो हमारे यहाँ लोग बाहर चले जाते थे दिल्ली बम्बई काम करने के लिए, ना पानी मिलेगा तो खेती करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को लाभ होगा। किसानों के लिए वरदान सिद्ध होगा, क्योंकि किसान हमेशा पानी के लिए तरसते रहते हैं। ये योजना आ जाएगी तो किसानों को हर समय पानी मिलता रहेगा। आज के समय में
बेरोजगारी का स्तर जो ज़्यादा बढ़ रहा है, पलायन का स्तर जो ज़्यादा बढ़ रहा है, निश्चित रूप से यह योजना इन समस्याओं को सुलझाने में भी कारगर साबित होगी। वहीं अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो इस परियोजना से उत्तर प्रदेश के 2,51,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 44,605 करोड़ रुपए है। 24,290 करोड़ रुपए की राशि अब तक स्वीकृत हो चुकी है। जिस सूखे की वजह से बुंदेलखंड लगातार सदियों से, बरसों से पिछड़ा हुआ था, वो बुंदेलखंड इन दोनों नदियों के संगम से समृद्धशाली होगा। यहाँ का किसान आय को बढ़ा पाएगा। यहाँ की जवानी जो दूसरी जगहों पर पलायन कर जा रही थी, वो इस पानी के मिल जाने से रुक भी जाएगी। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, खजुराहो। खजुराहो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केन बेतवा परियोजना के अलावा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। वे 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों की आधारशिला भी रखेंगे। ये भवन स्थानीय स्तर पर सुशासन के लिए ग्राम पंचायतों के कार्य और जिम्मेदारियों के व्यवहारिक संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ऊर्जा की आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में स्थापित ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। ये परियोजना कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी और वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के सरकार के मिशन में योगदान देगी। ये जल वाष्पीकरण को कम करके जल संरक्षण में भी मदद करेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे कि केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। सही मायनों में कहीं ना कहीं आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जो सोच थी, उसको मूर्त रूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देते हुए नजर आएंगे। विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है ये भारत, और अटल बिहारी जी की सोच थी कि जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है उसका उत्थान हो। बुंदेलखंड जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा जाना गया, वो सूखे के लिए, पिछड़ेपन के लिए, गरीबी पर के लिए, उसकी सबसे बड़ी वजह पानी नहीं होना था। और अब जब बुंदेलखंड के दो नदियां केन और बेतवा, जो केवल मध्य प्रदेश ही नहीं उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल होता है, उत्तर प्रदेश के 4 से 5 जिले जो है वो इससे लाभान्वित होंगे, मध्य प्रदेश के 10 जिले इससे लाभान्वित होंगे। जब पानी यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ रोजगार के अवसर सृजित होंगे, खेती किसानी की आय बढ़ेगी, उद्योग धंधे यहाँ पर पहुंचेंगे। इस पूरी परियोजना को समझने की कोशिश करिए। देखिए, ये पूरी परियोजना जो है पन्ना और छतरपुर के बीच में डोडन गांव है, वहां पर एक डैम बनाया जाएगा और उस डैम के जरिए 221 किलोमीटर की कैनाल के बनाकर जो केन नदी का जो पानी है, उस केन नदी के पानी को एक कैनाल के जरिए छोड़ा जाएगा और दोनों तरफ सिंचाई क्षमता उससे बढ़ेगी। 8,11,000 हेक्टेयर जो है वो केवल मध्य प्रदेश में ही जो खेती किसानी का रकबा जो है सिंचाई का, वो बढ़ने जा रहा है और जो अतिशेष जल होगा वो बेतवा में जाकर छोड़ दिया जाएगा। इससे समस्याएं तो ये खत्म होंगी कि जो पानी की कमी, सूखे की कमी जो किसानों के सामने आया करती थी, और उसके अलावा जो बाढ़ की स्थिति कई बार बुंदेलखंड में हम देखा करते थे, उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश के, तो वो बाढ़ की स्थिति जब कभी निर्मित हो जाती थी तो कहीं ना कहीं उससे भी एक बहुत बड़ी राहत देखने को मिलेगी। ऊर्जा के लिहाज से देखें तो ये परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। 103 जल विद्युत जो है 103 मेगावाट क्षमता का जो प्लांट जो है वो यहाँ पर लगेगा, इससे बिजली मिलेगी। और सौर ऊर्जा के लिहाज से देखें तो 23 मेगावाट की सौर ऊर्जा भी जो है ये पूरे केन बेतवा लिंक परियोजना जो है वो देने जा रही है। बुंदेलखंड बहुत दिनों से तरस रहा था पानी को लेकर। पेयजल, 44 लाख परिवार जो है उनको पेयजल की सुविधा इस केन बेतवा लिंक परियोजना से मिलने जा रही है। और जो सपना प्रधानमंत्री का था, अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति का, सबका साथ सबके विकास का, वो ये कह सकते हैं कि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री उसको बुंदेलखंड में साकार करने जा रहे हैं। आदित्य, पार्वती, कालीसिंध और चंबल की अगर बात करें तो पिछले सप्ताह हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में भी इसे जोड़ने के लिए शिलान्यास किया, इसकी शुरुआत की। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आज भी ये जो बेतवा लिंक परियोजना है, इसको केन बेतवा, इसको लेकर के लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। कई बार हमने देखा कि खजुराहो सांसद ने भी सदन में इस बात को लेकर के उठाया कि जल्द से जल्द इस परियोजना की शुरुआत की जाए। अटल बिहारी वाजपेयी श्रद्धेय, उन्होंने भी ये कल्पना की थी कि पूरे
पूरे देश में जितनी नदियां हैं उनको जोड़ा जाए, ताकि जहां पानी की कमी है वहां पानी पहुंचे, जहां पानी ज्यादा होता है वहां पर बाढ़ जैसे हालात ना बने। हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अटल बिहारी वाजपेयी जी के दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बोली है। पीकेसी, जिसकी आपने जिक्र किया, पार्वती काली सिंध चंबल का 17 तारीख को त्रिपक्षीय समझौता हुआ है राजस्थान में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी थे और प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद थे। और अब केन बेतवा का शिलान्यास होना, मध्य प्रदेश सौभाग्यशाली है इन नदियों के मामले में कि उसको एक साथ अगले 10 दिनों के अंदर ही जो है दो नदी जोड़ो परियोजनाओं पर की सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। और ये दोनों परियोजनाएं जो है, संध्या, इस बात को भी समझना होगा, 15 साल तक केन बेतवा अटकी रही, 20 साल से ये समझौता पार्वती काली सिंध चंबल का अटका रहा और इसके पीछे राजनीतिक स्वार्थ था। इसके पीछे अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें थी, केंद्र में अलग दलों की सरकारें थी और कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो था वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को देखने को मिल रहा था। और बहुत छोटी छोटी चीजें थी जिस पर अगर बैठ के काम कर लिया जाता पहले ही तो शायद ये परियोजनाएं बहुत पहले सफल हो जाती। और ये जो आज आप जिसका आप जिक्र कर रही हैं, पार्वती काली सिंध चंबल का या केन बेतवा का, ये सिर्फ डबल इंजन की सरकारों की वजह से ही संभव हो पाया है। ये और सबसे महत्वपूर्ण बात, बजट के लिहाज से अगर आप इसको समझें तो केंद्र सरकार का इसमें सबसे बड़ा योगदान है। राज्यों को कुछ लाभांश देना है, कई योजनाएं तो ऐसे ही इसमें 90% तक केंद्र को ही खर्च करना है, 10% राशि जो है वो राज्यों के ऊपर उसका भार आने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा लाभ आखिर किसको मिलेगा? राज्यों को ही मिलेगा ना, राज्य की जनता को ही मिलेगा, बुंदेलखंड के किसानों को मिलेगा, बुंदेलखंड के युवाओं को मिलेगा। जो जवानी, जो प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं ना, पानी और जवानी का, अगर पानी नहीं होता तो पानी और जवानी जब निकल जाती तो राज्य का विकास नहीं होता है। जब बुंदेलखंड में पानी पहुंचेगा तो यहाँ की जवानी जो पलायन कर जाती थी, यानी कि यहाँ के जो युवा जब पलायन कर जाते थे वो युवा बुंदेलखंड में ही रहेंगे। सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, ये तमाम वो जगहें हैं जहां पर उद्योग धंधों की काफी संभावनाएं हैं। अलग अलग जैसे कहें कि मिनरल्स के मामले में बड़ा रिच है ये पूरा बुंदेलखंड। एक एक जगहें ऐसी हैं जहां पर अलग अलग मिनरल्स एक ही चट्टानों में पाए जाते हैं, लेकिन पानी की कमी कहीं ना कहीं उसको रोक रही थी। अब ये मान सकते हैं कि जो खजुराहो सांसद जिनका आपने जिक्र किया, संसद में कई बार मुद्दे उठे, इसके पहले राज्यों ने कई बार मुद्दे उठाए, लेकिन परस्पर सरकारें नहीं होने की वजह से ही अटक जाती थी। अब वो रास्ते साफ हुए हैं, वो जो रास्ते के रोड़े थे, वो जो पत्थर थे, वो कहीं ना कहीं अब साफ हुए और बुंदेलखंड आज एक नई सुबह की तरफ जो है वो आगे बढ़ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता खजुराहो से जुड़े हुए थे, जो साफ तौर पर बता रहे थे कि केन बेतवा लिंक परियोजना किन मायनों में बेहद ही खास और अहम रहने वाली है, जिसका शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं कि आज सुशासन दिवस है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सुशासन दिवस के मौके पर आज देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सुशासन दिवस के मौके पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ के लोक भवन में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके बाद वे लोक भवन में सुशासन दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही कुड़िया घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह आज सुशासन दिवस के मौके पर राष्ट्र पर्व नामक वेबसाइट और ऐप लॉन्च करेंगे। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी समाधि सदैव अटल पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और ज़्यादा जानकारी के साथ दिल्ली के सदैव अटल से ही हमारे संवाददाता गिरीश निशाना जुड़े हुए हैं। गिरीश, आपसे जानना चाहेंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज याद करना बेहद ही खास हो जाता है, क्योंकि 100वीं जन्म जयंती उनकी मना रहे हैं। साथ ही याद भी किया जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने लेखन का क्षेत्र हो, पत्रकारिता का क्षेत्र हो या फिर साहित्य का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, तमाम राह दिखाते हुए कार्य उन्होंने किए, जिस पर आज देश आगे बढ़ रहा है।
तो ये आप कल बताते तो जी बिल्कुल संध्या, आपने ठीक कहा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 100वीं जयंती है और इस मौके पर उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर यहाँ एक पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ पर तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो पहुँच रहे हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब तक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। भाजपा की तमाम जो दिल्ली प्रदेश इकाई है और उसके तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। और आज से कुछ देर बाद करीब 9 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी जी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा आज एक विशेष कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है संध्या, वो है नल तरंग का। नल तरंग ज्योति चौधरी एक वाद्य यंत्र बजाती हैं, वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं, जो नल तरंग के माध्यम से धुनें सुनाएंगी और कहीं ना कहीं जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी इन यंत्रों के माध्यम से। ये वाद्य यंत्र हैं और बेहद ही अलग हटकर इस बार का ये कुछ कार्यक्रम होगा, क्योंकि हर बार भजन संध्या का आयोजन किया जाता था अटल जी की जयंती के मौके पर, और आज 100वीं जयंती है। खास मौका है क्योंकि आज के ही दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ग्वालियर में जन्म लिया था और वो अपने आप में एक कहें तो ना केवल एक राजनेता थे बल्कि एक अच्छे कवि थे। कवि के साथ साथ वो पत्रकार थे। उन्होंने चाहे वीर अर्जुन हो, चाहे पांचजन्य हो, ऐसी पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया और वो इतने अच्छे कवि थे कि उनकी कविताओं को आज भी याद किया जाता है। और यहाँ सदैव अटल पर कुछ देर के बाद यहाँ पर वो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग सुबह से यहाँ मौजूद हैं अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। गिरीश, हम चाहेंगे कि दृश्यों के माध्यम से भी आप हमारे दर्शकों को दिखाएं कि किस तरह की तैयारियां सदैव अटल के माध्यम से की जा रही है, सदैव अटल पर की गई है। देखिए, मैं अपने कैमरा सहयोगी अजीत से कहूँगा कि वे दृश्य दिखाएं जहाँ देख सकते हैं कुछ देर बाद किस तरह से वाद्य यंत्रों को बजाया जाएगा। इसके साथ ही कौन कौन नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं उनको दिखाने का मैं प्रयास करूँगा, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं सदैव अटल को पूरी तरह से फूलों से सुसज्जित किया गया है। चारों तरफ यहाँ पर उनकी समाधि स्थल पर सदैव अटल पर फूल लगाए गए हैं और पूरी तरह से यहाँ पर वाद्य यंत्र भी हैं और तमाम जो नेता हैं एनडीए के वो यहाँ पर मौजूद हैं, भाजपा के नेता मौजूद हैं। काफ़ी संख्या में जो है सन्यासी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। दिल्ली प्रदेश इकाई के तमाम जो नेता हैं, चाहे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हों या बाकी अन्य हों, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सभी लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी यहाँ पर पहुँचेंगे, जो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो आज का जो आयोजन है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती है, जिसे सुशासन दिवस के मौके पर दिल्ली में आज कई और भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन आज सबसे पहले यहाँ पुष्पांजलि अर्पण कार्यक्रम के साथ इसकी शुरुआत होगी और यहाँ पर जो दिल्ली के तमाम नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो आज का दिन बेहद ही खास इसलिए भी है क्योंकि सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 100वां जयंती वर्ष। और वैसे भी उन्होंने किस तरह से संविधान का सम्मान किया, सत्ता से कभी समझौता नहीं किया, इस बात को आज याद करने की बेहद ही आवश्यकता है। आपको बताएं कि सुशासन दिवस के मौके पर आज देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री पद पर रहते वाजपेयी जी ने कई जन केंद्रित नीतियों को अपनाया, जिसने आम लोगों की जिंदगी को बदल कर रख दिया। उनके दृष्टिकोण को केंद्र में रखकर और उनकी सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के विकास को नई दिशा देने में जुटे हुए हैं। देश एक मंदिर है और हम पुजारी हैं। राष्ट्र देव की पूजा में हमें खुद को समर्पित कर देना चाहिए। ये पंक्ति है देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय राजनीति के अजात शत्रु कहे जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल जी इन पंक्तियों के अनुसार ही आजीवन अनुशासन की राह पर चलकर राष्ट्र सेवा में लगे रहे। उनका सिद्धांत न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन आज भी शासन सुधारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री रहते हुए वाजपेयी जी ने कई जन केंद्रित नीतियों को अपनाया, जिसने आम लोगों की जिंदगी को बदल कर रख दिया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना,
ये योजना देश के किसानों को महाजनों के चंगुल से मुक्ति दिलाने में निर्णायक साबित हुई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस योजना ने गांव और शहर के बीच की दूरी को लगभग समाप्त कर दिया। राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य कार्यक्रम। इस योजना ने जन जन तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए 1998 का परमाणु परीक्षण। इसने भारत को परमाणु संपन्न देशों की सूची में लाकर खड़ा कर दिया। नदियों को जोड़ने की बात हो, जिससे देश के हर कोने तक जल की आपूर्ति हो सके, या फिर देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों के शव को उनके घर तक पहुंचाने का फैसला, जिसने युवाओं में देश के लिए मर मिटने का जज्बा भर दिया। अटल जी हमेशा शासन के साथ अनुशासन को तरजीह देते हुए देश सेवा में लगे रहे। लिहाजा 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने अटल जी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। सुशासन हमेशा से भाजपा की प्राथमिकता रहा है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही नरेंद्र मोदी ने सुशासन को केंद्र में रखते हुए जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाया। पीएम मोदी की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नीति इसका सबसे सटीक उदाहरण है। केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में ऐसी कई पहल की हैं जो सुशासन का प्रतीक है। इन योजनाओं में पीएम विश्वकर्मा योजना, जो पारंपरिक कारीगरों और हस्तशिल्पकारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में अहम पहल है। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि में वृद्धि और उसकी निगरानी। केंद्र की मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 3.32 करोड़ मकान बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। 19 नवंबर 2024 तक 3.21 करोड़ मकानों को मंजूरी दी गई है और 2.67 करोड़ मकान पूरे हो चुके हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में 1.18 करोड़ मकानों को मंजूरी दी गई, जिसमें 89 लाख मकान पूरे हो चुके हैं। जन धन योजना, जो देश के प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने और उन्हें आर्थिक सहूलियत देने में निर्णायक साबित हुई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस कौशल प्रमाणन योजना का उद्देश्य भारतीय युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है, जो उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद करेगा। भाजपा की मोदी सरकार ने सुशासन को गति देते हुए कृषक, वृद्धजन और महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की, जिसका सपना अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था। इनमें से कुछ योजनाएं हैं। उज्ज्वला योजना। पीएम मोदी के प्रयासों के बदौलत महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिल चुकी है। पीएम उज्ज्वला योजना से 2,59,000 महिलाओं को लाभ मिला है। इस योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाता है और सब्सिडी पर 1 साल में 12 गैस सिलेंडर मिलते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत केंद्र सरकार देश के किसानों को साल भर में 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। अटल पेंशन योजना। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य देश के सभी नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद एक निर्बाध आय उपलब्ध कराना है। आयुष्मान भारत योजना। देश के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने के उद्देश्य से मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की। इस स्कीम में आयुष्मान कार्ड धारकों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भी लगातार कार्य किया है। इनमें मेक इन इंडिया। वर्ष 2014 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। 2014 से लेकर 2024 के बीच देश में $667.4 बिलियन का FDI आया। पीएम स्वनिधि योजना। इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 के दौरान प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है, ताकि वे अपने व्यापार को फिर से स्थापित कर सकें। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली। सितंबर 2021 में शुरू किया गया ये प्लेटफॉर्म निवेशक अनुभव को सरल बनाता है। ये मंच 32 मंत्रालयों, विभागों और सभी राज्यों से मंजूरी को एकीकृत करता है, जिससे त्वरित अनुमोदन की सुविधा मिलती है।
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से 2022 में शुरू की गई NLP भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में काफी अहम भूमिका अदा करती है। इन योजनाओं के अलावा पीएम मोदी ने ऐसे कई फैसले किए जो देश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हुए। सत्ता में आने के बाद से ही पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की सुशासन वाली शैली को और मजबूत बनाया है। पिछले 10 सालों में केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरह से जन कल्याण की दिशा में काम किया है, वो सच्चे मायनों में अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को साकार करने जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और नया सवेरा में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है। हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें कि आज पंडित मदन मोहन मालवीय की भी जयंती है। पीएम मोदी संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। भारत की स्वतंत्रता में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानी और समाज को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता पंडित मदन मोहन मालवीय की आज जयंती है। देखिए उनके जीवन काल पर बनी हमारी एक खास रिपोर्ट। पंडित मदन मोहन मालवीय स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी पत्रकार, वकील और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के तौर पर विख्यात हैं। उनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को प्रयागराज में हुआ। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा प्रयागराज से ही हुई। मदन मोहन मालवीय ने 1891 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से LLB की पढ़ाई की। समाज के हर क्षेत्र में उनके योगदान कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। मदन मोहन मालवीय के अतुलनीय कार्यों के कारण ही महात्मा गांधी ने महामना और डॉक्टर S राधाकृष्णन ने उन्हें कर्मयोगी की उपाधि दी थी। महामना के सामाजिक क्षेत्र में योगदान की बात करें तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काफी काम किया। 1916 के लखनऊ समझौते का विरोध किया, जिसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था। उन्होंने खिलाफत के मुद्दे पर कांग्रेस का विरोध किया। गंगा नदी पर अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध 1905 में गंगा महासभा की स्थापना की। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही शिक्षा को समृद्ध बनाने के लिए 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्हें हरिद्वार में हर की पौड़ी पर आरती की परंपरा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। मदन मोहन मालवीय स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ स्वतंत्रता के संघर्ष की प्रेरक शक्ति भी बने, जिन्होंने अपने साहस, विचार और संकल्प के माध्यम से लाखों लोगों को जागरूक किया। मदन मोहन मालवीय असहयोग आंदोलन के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे। साइमन कमीशन का उन्होंने पुरजोर विरोध किया। वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने के दौरान गिरफ्तार हुए। अपनी कुशाग्र बुद्धि और देश प्रेम का परिचय देते हुए मदन मोहन मालवीय ने चौरी चौरा कांड के दौरान अंग्रेजों द्वारा पकड़े गए 150 से अधिक स्वतंत्रता सेनानियों की पैरवी की और उन्हें सजा मिलने से बचाया। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया।
मालवीय जी के भाषण से प्रभावित होकर 1886 में राजा रामपाल सिंह ने हिंदुस्तान समाचार पत्र के संपादक पद का प्रस्ताव दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। बतौर पत्रकार पंडित मदन मोहन मालवीय ने इंडियन ओपिनियन का संपादन किया। अभ्युदय नाम से स्वयं का हिंदी साप्ताहिक शुरू किया। अंग्रेजों की प्रेस पर अंकुश लगाने के लिए बनाए गए 1908 के समाचार पत्र अधिनियम और 1910 के भारतीय प्रेस अधिनियम का जमकर विरोध किया। उन्होंने 1909 में द लीडर की शुरुआत की। उन्होंने 1936 में हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र का हिंदी संस्करण भी शुरू किया। राष्ट्रीय संस्कृति के वाहक और स्वतंत्रता सेनानी मदन मोहन मालवीय का 84 वर्ष की आयु में 12 नवंबर 1986 को प्रयागराज में निधन हो गया। 24 दिसंबर 2014 को उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पंडित मदन मोहन मालवीय एक समर्पित स्वतंत्रता सेनानी और एक उत्कृष्ट इंसान थे। पंडित मदन मोहन मालवीय कई लोगों के प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कृतज्ञ राष्ट्र आज महामना को भी उनकी जयंती के मौके पर याद कर रहा है। और भी ज्यादा जानकारी के साथ वाराणसी से हरिकेश बहादुर सिंह गौतम हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हरिकेश, आपसे जानना चाहेंगे, गंगा से निर्मल विचारों में अड़िग और अंग्रेज हों या फिर हैदराबाद के निजाम, सभी को झुकाने वाले ऐसे महामना जिन्हों के केंद्र में रहा केवल राष्ट्र और राष्ट्र प्रथम, आज किन मायनों में उनको याद करना बेहद ही अहम और खास हो जाता है? संध्या, जैसा कि आप रिपोर्ट दिखा रही थी और आपने कहा कि महामना की उपाधि उनको मिली थी इन्हीं गुणों के कारण। एक बड़े वकील जो देश के लिए, देश के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए उन्होंने पक्ष रखा अदालत में, एक पत्रकार के रूप में जो देश के लोगों को जगाने के लिए, और एक बड़ी बात जो हिंदू महासभा का जिक्र किया इस रिपोर्ट में। तो ये मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अभी खड़ा हूं और ये मालवीय भवन है जहां पे इसके परिसर में मैं हूं। मालवीय जी यहीं पर रहते थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने की शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए। और जब आप सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि देश उस समय गुलाम था, उस समय उन्होंने कितने लोगों की मदद से, आप जिसको कहती हैं भिक्षा मांग के, उन्होंने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो आज भी सबसे बड़ा आवासीय परिसर है इसका। इसमें 25,000 से ज्यादा छात्र उस समय पढ़ते थे और दूर दूर से जो शिक्षाविद थे, साइंटिस्ट थे, जो विद्वान थे, उन्हें बुला के ला के यहाँ पर मालवीय जी ने स्थापित किया। जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जिक्र हो रहा था। इसके अलावा जो उस समय के जितने भी साहित्यकार थे, विद्वान थे, उन लोगों को भी आमंत्रित किया इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। तो इतना योगदान उनका शिक्षा के, उच्च शिक्षा के जगत में उन्होंने प्रयास किया उस समय जब हमारा देश परतंत्र था। आज उनको काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़े हुए जो उनके मानस पुत्र हैं, वो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए तरह तरह के आयोजन करते हैं। काशी में पिछले 2 दिन से लगातार ये शुरू हो चुका है। ये मालवीय भवन में मालवीय स्मृति में एक पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। मैं कहूंगा कैमरा पर्सन से दिखाएं कि किस तरह से फूलों से ये द्वार बनाया गया है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का द्वार जैसे होता है। उसके अलावा ये जो हिंदू महासभा का जिक्र कर रही थी, ये झंडे हैं, जो गीता उद्यान है। तो किस तरह से मालवीय जी शिक्षा को, आपके धर्म को, कर्म को वो किस तरह से बढ़ाते थे, उसका जीता जागता उदाहरण काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तो मिलेगा ही, मालवीय भवन में भी मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर हर रविवार को गीता पर प्रवचन होता है, रोज सुबह शाम योग की कक्षाएं चलती हैं इसी मालवीय भवन में। और ये पुष्प प्रदर्शनी पूरे शहर के जो भी संस्था हैं, जो अपने यहाँ बगीचा लगाते हैं, फूलों को सजाते संवारते हैं, उनकी एक प्रदर्शनी लगाई जाती है और उसमें पुरस्कृत भी किया जाता है उनको। इसके अलावा संध्या मैं आपको बताऊं कि जिस अभी एक और मैं रिपोर्ट सुन रहा था जो आप लोग दिखा रहे थे अटल जी के पर, चूंकि उनका भी आज जन्मदिन है, तो जो यहाँ के सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जिस 80 घाट पर फावड़ा चलाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, उसी 80 घाट पर जो मानस पुत्र हैं महामना के, वो लोग एक आयोजन करते हैं जिसमें जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़े हुए लोग हैं उनको सम्मानित करते हैं। और वो संस्था सुबह बनारस है जो सुबह विविध कार्यक्रम आयोजित करती है प्रत्येक दिन गंगा जी के तट पर 80 घाट पर। इसके अलावा जो इस सरकार ने, जो अभी एनडीए की सरकार है, जो यहाँ के
सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए मालवीय जी के जयंती के दिन ही एक टीचर्स एजुकेशन इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन, ये जो उच्च शिक्षा के शिक्षक होते हैं उनको भी टीच करने के लिए एक संस्था की स्थापना की है। वहां भी आज मालवीय जी की जयंती मनाई जाएगी, जिसमें कि एक निश्चित तौर पर आज पूरा कृतज्ञ राष्ट्र जो है वो महामना को याद कर रहा है और निश्चित तौर पर उनके द्वारा किस तरह से काम किए गए और राष्ट्र को केंद्र में रख करके राष्ट्र प्रथम को लेकर के लगातार वो आगे बढ़ते रहे, उनके विचारों को आज जानने की बहुत ही जरूरत है। हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह गौतम जुड़े हुए थे, जो तमाम जानकारी साझा कर रहे थे, बता रहे थे कि BHU में किस तरह से आज का माहौल है, क्योंकि उसके संस्थापक रहे, साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा हो, हिंदी भाषा हो, संस्कृत भाषा हो, तमाम भाषाओं का ज्ञान रखते हुए भी भारतीय भाषा को आप किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं, उस पर खास तौर पर महामना का फोकस रहा। किस तरह से ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाले विद्यार्थी भारत आ सकते हैं और यहाँ की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, उसको लेकर के भी उन्होंने दूरदृष्टि रखी और आज हम देख रहे हैं कि आधुनिक भारत की आत्मा में कहीं ना कहीं महामना का योगदान महत्वपूर्ण हो रहा है। आइए नया सवेरा में खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज ICAR कन्वेंशन सेंटर पूसा में एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित सहकारिता के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान 10,000 से अधिक नव स्थापित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों यानी कि एमपैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही वो नवगठित सहकारी समितियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र, रुपए किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि KCC और माइक्रो ATM भी वितरित करेंगे। इसका मकसद पंचायतों की क्रेडिट सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है, ताकि ग्रामीण आबादी योजनाओं का लाभ उठा सके और देश के विकास में भागीदार बन सके। कार्यक्रम में केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी और पंचायती राज्य मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय हर पंचायत में सहकारी समितियों की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि स्थानीय स्तर पर विकास और आत्मनिर्भरता के अवसर मुहैया हो सकें। वहीं नए एमपैक्स के गठन से ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता से जुड़ी संस्थाओं के विकास को बढ़ावा मिलेगा। नवनिर्मित बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी सहकारिता और मत्स्य सहकारी समितियों में ऋण वितरण संस्था, डेयरी समितियां और मत्स्य पालन समितियां शामिल हैं। इधर दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने अपनी इस लिस्ट में 26 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी ने शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र से सतीश लुथरा, राजौरी गार्डन सीट से धर्मपाल चंदेला, जंगपुरा से फरहाद सूरी, सीमापुरी से राजेश लिलोठिया और राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से विनीत यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं रिठाला विधानसभा से सुशांत मिश्रा, मंगोलपुरी से हनुमान चौहान को टिकट दिया गया है। इसके अलावा त्रिनगर विधानसभा सीट से सतेंद्र शर्मा, मटिया महल से आसिम अहमद खान, मोती नगर से राजेंद्र नामधारी, उत्तम नगर से मुकेश शर्मा, मटियाला से रघुवेंद्र शौकीन और दिल्ली कैंट से प्रदीप कुमार उपमन्यु को मैदान में उतारा गया है। इससे पहले कांग्रेस ने कुल 21 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए थे। नई दिल्ली सीट से संदीप दीक्षित को टिकट दिया था। पार्टी ने अब तक 47 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। वहीं जनता दल यूनाइटेड आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ गठबंधन में लड़ेगी। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल सरकार पर पूर्वांचलियों को धोखा देने का आरोप लगाते हुए विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ लड़ने की घोषणा की है। दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी की जागीर नहीं है और जिस भाषा का इस्तेमाल उन्होंने पूर्वांचलियों को अपमानित करने के लिए किया, ये आप लोगों ने देखा। कोरोना काल में सारे पूर्वांचली और बिहार के लोगों को ले जाके नोएडा के बॉर्डर पर छोड़ दिया। हम लोग जब चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन होगा। एनडीए में जब गठबंधन होगा और जो सीट फैसला होगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि हम लोग चुनाव यहाँ एनडीए गठबंधन से ही लड़ेंगे। तो
राजधानी में चुनावी तापमान बढ़ रहा है। वहीं राजधानी के मौसम की अगर बात करें तो देश भर में ठंड बढ़ गई है। खासतौर पर उत्तर और पूर्वी हिस्से में ठंड तेजी से बढ़ी है। पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हुई हल्की बारिश का असर तापमान पर सीधा पड़ा है। आज भद्रवाह इलाके में लगातार बर्फबारी जारी है। भद्रवाह इलाका पूरी तरह से बर्फ की चादर से ढका हुआ है। यहाँ पर्यटक मौसम का आनंद ले रहे हैं। पहाड़ों में बर्फबारी से दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 और 28 दिसंबर देश के कुछ और हिस्सों में भी बारिश होने की संभावना है। साथ ही कुछ राज्यों में ओले भी गिर सकते हैं। गालोन दूसरा स्नोफॉल हुआ है और टूरिस्ट्स का रश आप देख ही रहे हो। हमारे आसपास में कितने सारे लोग आए हुए हैं और नॉर्मली टूरिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर का नहीं है। हमने देखा यहाँ पर कलकत्ता से लोगों के साथ मेरी बात हुई, बेंगलोर से लोगों के साथ बात हुई है, मेरी मुंबई से लोगों के साथ बात हुई है और बहुत सारे लोग आज इस बर्फ़ का नज़ारा देखने यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत अच्छा लगा। हमने किसी से सुना अपने फ्रेंड से, तो आज हम आए यहाँ, बहुत अच्छा लगा, दिल का आनंद हो गया। आगरे से आए हैं हम, बहुत अच्छा लगा और मौसम भी बढ़िया है और जगह भी अच्छी है। दूसरे लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जम्मू गए वैष्णो माता मंदिर दर्शन करने, तो ट्रेवल्स वाले बोले कि बदनवाल बहुत अच्छा है, यहाँ स्नोफॉल होता है। कल रात में स्नोफॉल यहाँ पे हुआ है, सुनकर हम लोग आए। चारों तरफ देख सकते हैं, बहुत ही शांत जगह है और बर्फबारी भी होती रहती है। बहुत ही अच्छी जगह है ये। मेरा पहले ही फर्स्ट टाइम आया हूँ, मेरा मन तृप्त हो गया। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही, कल बारिश हुई शाम को, इसीलिए ठंड थोड़ा बढ़ गया है और जो सर्दी जुकाम की वजह से और आदमी को थोड़ा तकलीफ हो रहा है। ठंडे कोहरा भी चालू हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। थोड़ा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा अपना गर्म चीज़ पहन के रखे, अपना गर्म कपड़े पहन के रहना चाहिए। बहुत ठंड पड़ रही है बारिश की वजह से। बुजुर्गों के लिए है कि मतलब अपने गर्म कपड़े पहन के रहें और बिस्तर में आराम, घर में रहें, बाहर मत जाएं। दिल्ली में ठंड कल से ज़्यादा हो गई है बारिश की वजह से, और जी जितने भी लोग हैं दिल्ली से बाहर निकले, अपने घरों से बाहर निकले तो कपड़े पहन के रखे, गर्म कपड़े पहन के रखे और जी बच्चे अपना घर के अंदर रखे और अपने कपड़ों में लपेट के रखे और बुजुर्ग बूढ़े जो हैं वो दोपहर के टाइम जब धूप निकले तभी बाहर निकले। वहीं दुनिया भर में ईसाइयों का प्रमुख त्योहार क्रिसमस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश और दुनिया के चर्चों को सजाया गया है। हर साल 25 दिसंबर के दिन मनाया जाने वाला क्रिसमस ईसाई समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। माना जाता है कि इस दिन जीसस क्रिस्ट यानी यीशु का जन्म हुआ था। भारत समेत दुनिया भर के गिरजाघरों में प्रार्थना हो रही है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान और ओडिशा समेत कई अन्य राज्यों के चर्च में क्रिसमस के अवसर पर विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है। इधर प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने 550 किलोग्राम चॉकलेट के साथ सांता क्लॉज की विशाल रेत कलाकृति बनाकर देशवासियों को क्रिसमस की बधाई दी है। ओडिशा के पुरी बीच पर चॉकलेट के साथ रेत पर सांता क्लॉज की स्थापना ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सुदर्शन पटनायक ने 16,000 वर्ग फीट क्षेत्र में 550 किलोग्राम कैंडी चॉकलेट को रेत कला पर स्थापित किया। रेत कला संस्थान के छात्रों के साथ सुदर्शन पटनायक को इस कला को पूरा करने में 6 घंटे लगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बुक ऑफ इंडिया ने इसे विश्व रिकॉर्ड घोषित किया है। और नया सवेरा में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। आज सुनो, खाने में कुछ स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, समझे किफायती लाल। क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है
पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आपको बता दें कि अब बारी है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की। और अखबारों की तमाम सुर्खियों को समेटे हुए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी सहयोगी शहला निगार। शहला, आज के अखबारों में क्या कुछ महत्वपूर्ण स्थान देते हुए अखबारों ने खबरों को प्रकाशित किया है? धन्यवाद संध्या। अधिकतर समाचार पत्रों की अगर हम सुर्खी की बात करें तो अधिकतर समाचार पत्रों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर उनके सपने की नींव रखने का जो शपथ लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसकी खबर को प्रकाशित किया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर मध्य प्रदेश के खजुराहो में देश की पहली महत्वाकांक्षी और बहुउद्देशीय केन बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास करेंगे। और इस परियोजना से मध्य प्रदेश के 10 जिलों छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा और सागर में 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ 44 लाख किसान परिवार जो है वो इससे लाभान्वित होने वाले हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में ग्राउंड वाटर की स्थिति जो है उसमें काफी सुधार देखने को मिलेगा। साथ साथ हरित ऊर्जा में 103 मेगावाट का योगदान होगा। इसके साथ ही जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण से हरित ऊर्जा में योगदान के साथ रोजगार के जो नए नए अवसर हैं वो सृजित होंगे। बेहतर जल प्रबंधन और औद्योगिक इकाइयों को पर्याप्त जल आपूर्ति से औद्योगिक विकास होगा। और साथ ही साथ इस मौके पर देश की पहली ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना का भी प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे और अटल ग्राम सुशासन भवनों का भूमि पूजन और प्रथम किस्त भी उसका भी वितरण करेंगे। तो ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है जो अधिकतर समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। उसके अलावा बांग्लादेशियों को अवैध प्रवेश कराने वाले गिरोह के भांडाफोड़ से जुड़ी खबर भी अधिकतर समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई है। ऐसे एक गिरोह का मंगलवार को पुलिस ने पर्दाफाश किया। दक्षिणी जिला पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और इसमें अवैध रूप से रह रहे 4 बांग्लादेशियों के अलावा आधार नामांकन केंद्र पर काम करने वाले ऑपरेटर समेत 7 अन्य भी शामिल हैं। तो ये खबर जो है प्रकाशित हुई है। साथ ही साथ एक और खबर का रुख करते हैं। दरअसल बारिश से प्रदूषण घटा है, ग्रेफ 4 हट गया है। ये खबर भी अधिकतर समाचार पत्रों की सुर्खी है। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है और मैदानी क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वायु स्तर में भी गिरावट इससे देखी गई है। 24 घंटे का औसत AQI जो है वो 369 रहा है। और आपको बता दें कि ग्रेप 4 के तहत जो चौथे चरण की जो प्रतिबंध लगे थे उन्हें अब हटा दिया गया है, लेकिन चरण 1, 2 और 3 के तहत जो प्रतिबंध है वो अभी लागू रहेंगे। और चरण 3 के तहत 5वीं तक की कक्षाएं हाइब्रिड तरीके से चलाई जाती रहेंगी। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से प्रदूषण से राहत मिली है, लेकिन जो तापमान है वो काफी वहां पर गिर गया है। एक और अच्छी खबर आपको बताते हैं। हाईवे के किनारे पशुओं के लिए अब आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। जी हां, राष्ट्रीय राजमार्गों पर पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए NHAI ने आश्रय स्थल निर्माण के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। NHAI का कहना है कि ये पहल राष्ट्रीय राजमार्गों पर लोगों को अपेक्षाकृत सुरक्षित जो है वातावरण वो उपलब्ध कराएगी और बेसहारा पशुओं से जो जुड़ी जो चुनौतियां होती हैं उनसे भी कहीं ना कहीं सहायता मिलेगी। हाईवे के आसपास के इलाकों में रहने वाले बेसहारा पशुओं की पहचान की जाएगी और उन्हें आश्रय स्थलों में एक साथ रखा जा सकेगा। इससे जहां पशुओं को लाभ होगा वहीं आम लोगों को भी लाभ होगा। यदि वे किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं तो इससे उनको उपचार भी मिल सकेगा। तो आज के अखबारों की सुर्खियों से संध्या फिलहाल इतना ही। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शहला, तमाम अखबारों से सुर्खियों को समेटकर हमारे दर्शकों तक लाने के लिए। और आइए अब रुक करते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरों का।
अफगानिस्तान में पक्तिका प्रांत के बरमल जिले पर पाकिस्तान ने हवाई हमले किए हैं। हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है। रूस के सबसे बड़े सैन्य रसद मालवाहक जहाज उर्सा मेजर के इंजन कक्ष में हुए विस्फोट के बाद जहाज भूमध्य सागर में डूब गया। इस हादसे में चालक दल के 14 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 2 सदस्य अब भी लापता हैं। हैती के उत्तरी शहर पोर्ट डी पैक्स में बाढ़ से कम 7 लोगों की मौत हो गई। हैती पुलिस ने कहा कि शहर के मध्य भाग में करीब 500 घर नष्ट हो गए और 11,000 इमारतें बाढ़ में डूब गईं। और अब बात करते हैं कारोबार जगत की। उपभोक्ता मंत्रालय ने नेशनल कंज्यूमर डे के मौके पर 3 नए मोबाइल ऐप लॉन्च किए। ये ऐप्स उपभोक्ताओं को ऑनलाइन शॉपिंग में धोखाधड़ी के मामलों से बचाएंगे। आरबीआई द्वारा जारी मासिक बुलेटिन के मुताबिक भारत की विकास दर वित्त वर्ष 2024-25 के दूसरी तिमाही में बढ़ सकती है। अनचाही कॉल से निपटने के लिए उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय अगले महीने दिशा निर्देश जारी करेगा। उपभोक्ता मामलों के सचिव निधि खरे ने कहा कि मंत्रालय ने हितधारकों के परामर्श के बाद दिशा निर्देशों का मसौदा तैयार किया है। विमानन नियामक डीजीसीए ने अकासा एयर पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना सितंबर में बेंगलुरु हवाई अड्डे पर विमान में सवार होने से वंचित रहे कुछ यात्रियों को समय पर मुआवजा देने में विफल रहने को लेकर लगाया गया है। और अब खबरें देखते हैं खेल जगत से। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज 19 फरवरी से होगा। भारत अपने सभी मुकाबले दुबई में खेलेगा। भारत का पाकिस्तान से मुकाबला 23 फरवरी को होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कल 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज को 115 रन से मात दी है। भारत ने 3 मैच की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त ली। आईसीसी की ताजा रैंकिंग में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अनुभवी सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना वनडे और टी20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में दूसरे स्थान के करीब पहुंच गई हैं। और अब बात कर लेते हैं सिने जगत की। अभिनेता और फिल्म निर्माता जैकी भगनानी ने अपने 39वें जन्मदिन पर बॉलीवुड सितारों के लिए एक शानदार बर्थडे पार्टी का आयोजन किया, जिसमें उनकी पत्नी रकुल के साथ कई बॉलीवुड सितारों ने भी शिरकत की। सलमान खान और ऋतिक रोशन पहली बार विज्ञापन के लिए साथ करेंगे काम। वहीं परियोजना के निर्देशन की कमान अली अब्बास जफर संभालेंगे। वरुण धवन की एक्शन ड्रामा फिल्म बेबी जॉन आज सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म में वरुण एक पुलिस ऑफिसर के रोल में आएंगे नजर। और नया सवेरा में अब बात मौसम के मिजाज की।
और नया सवेरा में अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार में गायक और संगीतकार कैलाश खेर द्वारा की गई परमार्थ निकेतन में भव्य गंगा आरती की एक झलक। तो आप इन झलकियों का लीजिए आनंद और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।